अच्छा जी, जो जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं एक एक करके अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रो करा दें और साथ ये बता दें कि आपने मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कोई काम किया हुआ है इससे पहले, प्रोजेक्ट्स किए हैं या कोई लाइब्रेरीज जिसमें काम किया हुआ है, या फिर अगर लाइब्रेरीज में काम नहीं किया हुआ तो पाइथन किस लेवल तक काम किया हुआ है, वो काइंडली थोड़ा थोड़ा इंट्रो करा दें ताकि मेरे साथ साथ बाकी भी हम सबको एक दूसरे का अवेयर हो जाए कि हम कहाँ कहाँ तक एआई में काम कर चुके हैं। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी बिल्कुल। हेलो। ओके। माय नेम इज अब्दुलरहमान। और ये है कि मैंने 6 मंथ्स हो गए मैंने स्टार्ट किए हुए, आई थिंक 8 मंथ्स हुए हैं इससे स्टार्ट किए। तो मैंने मशीन लर्निंग की है। और दूसरा काम जो है मेरा वो है डेटा साइंस पे, जैसे NumPy, मैटप्लॉटलिब और पांडास, इस पे मतलब कि थोड़ा काम किया हुआ है। दूसरा बाकी डीप लर्निंग में मतलब कि मैंने काम इन ऑटो इनकोडर्स तक काम किया है अभी तक। और जो डीप लर्निंग लाइब्रेरीज है वो केरास, टेंसरफ्लो, इस पे मेरा काम है। बाकी जो ज्यादा मेरा फोकस है वो NLP पे है, तो NLP की में मैंने ज्यादा काम वो स्पेसिफिक किया हुआ। हेलो। और एम आई? हेलो। हाँ जी जी, आप कंटिन्यू रखें अब्दुल। हाँ। और दूसरी ये कि ज्यादा मेरा काम मतलब कि NLP पे है, तो मैं ये बता रहा था कि मैं स्पाइसी पे काम किया अभी। मैं अभी लर्निंग फेज है अभी। इंशाल्लाह अभी सीक्वेंस सीक्वेंस मॉडल चल रहा है मेरा। बाकी इंशाल्लाह टेंसर ट्रांसफॉर्मर्स पे भी अभी काम मेरा चल रहा है। तो अभी यहाँ यहीं तक मेरी ग्रोथ हुई है डीप लर्निंग में। तो ओके। ये और अब्दुल यही था। रहमान कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया है या अभी तक नहीं? सर मैंने प्रैक्टिकल किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, मतलब कि अभी तक मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस पे ज़्यादा काम किया हुआ है, NLP। और उस पे दूसरा उसमें है रिव्यूज प्रिडिक्शन में भी काम किया हुआ है। दूसरा एक मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने। जैसे मतलब कि पहले उसमें से काम किया है कि XG बूस्ट वो यूज करके मैंने मतलब के प्राइसेस फाइंड करके किए हैं। दूसरे ये कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरा काम है वो NLP पे है, मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस, यहीं तक। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। मैं शुरू करूँ। जी जी बिल्कुल, हम आज स्टार्ट करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमास है। तो मेरी मशीन लर्निंग की जर्नी शुरू हुई थी लास्ट ईयर, जब मैं नेस्कॉन में गया था फास्ट कंपटीशन में। तो फर्स्ट टाइम मैंने तब पार्ट लिया था एआई के हैकाथॉन में। तो जून से मैंने शुरू की थी मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन कोर्सेरा से। तो वो अब कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने डीप लर्निंग शुरू कर दी थी। ओके। आवाज़ आ रही? अच्छा, जी तो जी। अब तो साथ साथ प्रोफेसर को जब पता चला है कि आता है मुझे थोड़ा कुछ, तो उन्होंने एक प्रोफेसर रिसर्च वो कर रहे थे PM4 पे। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ रख लिया है। तो फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ। हालांकि प्रोजेक्ट्स में कर रहा था, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि अभी लर्निंग फेज है मेरी, तो अभी थोड़ा सीख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के डेज हैं। तो अभी 2 इयर्स में रहते हैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने में, मेरा मेरा थर्ड ईयर है। तो मैं यही थर्ड सोच रहा हूँ कि अभी 2 इयर्स लर्निंग फेज। सॉरी। थर्ड ईयर किस चीज़ में है, CSIT आई में? टी आई टी ओके। CSIT। ओके। जी जी। तो उन्होंने ही साथ साथ मतलब मेरा भी था कि मैं उनके साथ रिसर्च की करूँ, तो उन्होंने साथ मुझे अपनी रिसर्च वर्क में ही ऐड कर लिया। तो अब मैं वही कर रहा हूँ साइड पर, बाकी इंटर्नशिप यही चल रही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपना 3 साल कोर्स किया था मैट्रिक के बाद, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर आईटी के अंदर। और मैं ये अपने ज़रा देख रहा था कि अब वेब डेव में जाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाया जाए, तो मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप मिल रही थी।
इसी इंस्टीट्यूट से, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने इतना काम तो नहीं किया मशीन लर्निंग में, लेकिन नमपाई पांडास इनके बेसिक्स मुझे आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। और वो जो प्रोजेक्ट था स्पैन है, और इनका एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, इन्हीं को बना के दिया था। और लास्ट ईयर से मैं आपको भी एक प्रोजेक्ट बना के दिया। उससे ज़्यादा मैंने और कोई काम नहीं किया इनमें। ओके, इंशाल्लाह हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और मज़ीद इसको डीपली स्टडी भी करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमाद, अपना माइक थोड़ा करीब कर लो या वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज कर लो। हेलो। सर अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, अब आवाज़ आ रही है, आप बोले। सर मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया है, जो कि इसी साल हुआ है। और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डेंटल बायोमेट्रिक सिस्टम में था यूजिंग डीप लर्निंग। ओके। उसमें टेंसर फ्लो मैंने यूज़ की थी। स्पेसिफिकली VGG16 मॉडल यूज़ किया था फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेंटल रेडियो बायोग्राफ्स से। और इसके अलावा मैंने ज़ीरो टू मास्टरी से डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो बूट कैंप है वो कोर्स कंप्लीट किया है। और कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक तो उसमें था हार्ट डिजीज़ प्रिडिक्शन वाला। और बाकी कोर्सेज जो हमने यहाँ पे इंटर्नशिप में किए हैं वो किए हैं। और इसके अलावा साथ में मैंने बुक पढ़ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग विद एप्लीकेशंस इन पाइथन। तो अभी तक मैंने बस ये काम किया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Sir, my name is Daniel Akram and I am a student in ComStat University, Islamabad, and ओके, I am a student of computer engineering कंप्यूटर और सिस्टम इंजीनियरिंग। last computer engineering। ओके। और सर मैंने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क का कोर्स पढ़ा था और बेसिक बेसिक टास्क किए थे। और आखिर पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने लास्ट जब सेमेस्टर एंड होने लगा था तो एक प्रोजेक्ट किया था, बैटरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ प्रेडिक्शन। और ओके। तो फिर मैंने हेलो सर, आवाज़ आ रही? जी जी, अब आ रही है, आपका म्यूट हो गया था, बोलें। सर मैंने फिर ये प्रीवियस सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़े थे और कुछ बेसिक टास्क किए थे और इन चीज़ों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है लेकिन और सीखने के लिए फिर मैंने ये इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोर्सेज कौन सा किया था, कोर्स कौन सा किया था? सर मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ा था और एक न्यूरल नेटवर्क्स का। ओके, आपके कोर्स बैचलर्स के अंदर डीप भी थी, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, नहीं समझ आई। बैचलर का आपका जो कोर्स था यूनिवर्सिटी की डिग्री, उसके अंदर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी थी? अ, नहीं सर, ये मैंने नहीं पढ़ी अभी। ओके। अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम वालेकुम इज सलाम। सफीना और मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट हैदराबाद से। और अभी ये सच मशीन लर्निंग हमें पढ़ाई तो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी इसी सेमेस्टर करनी है, लेकिन मैंने पिछले 6 महीनों से ही मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ। पहले वो कोर्सेरा से कोर्सेज लिए, NDONG के वो पढ़े, फिर कुछ एप्लीकेशन बनाए जैसे कि स्पीच स्पीच रिकग्निशन एक था, इमोशन रिकग्निशन, इस पे एप्लीकेशन की, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैं डीप लर्निंग के साइड पे आ गया, डीप लर्निंग पे फिर आज आजकल डीप लर्निंग की कोर्स कर ली है, लेकिन अभी मैं VIP कर रहा हूँ
ऑनलाइन कोर्सेरा से डिजिटल ओके। इमेज प्रोसेसिंग, तो उन्हें वो इंटीग्रेट करके मतलब उनकी बहुत से यूजेस है, तो इसीलिए मैं अभी आजकल डीआईपी पे काम कर रहा हूँ, और जो इंटर्नशिप के टास्क है वो भी साथ साथ कर रहा हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट स्टूडेंट। अभी दो स्टूडेंट बाकी हैं, काइंडली अपना इंट्रो करा दें, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी रिसेंटली नम्स से जो है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स किया है, और अभी मशीन लर्निंग का हमने कोर्स पढ़ा है, लेकिन ना मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है कोडिंग में। तो उसके लिए मैंने ये इंटर्नशिप ज्वाइन की है ताकि मैं ना ज़्यादा उसमें एफिशिएंट हो सकूं। ओके, आपने पाइथन में कहाँ तक कवर किया हुआ है पाइथन को? बेसिक्स किया हुआ है, यानी कि नमपाई पांडास वगैरह ये सब कुछ हमने यूज किया है, बल्कि हमने अपने मेरा प्रोजेक्ट था ड्रग डिस्कवरी का, उसके अंदर भी हमने मशीन लर्निंग को डीबी स्कैन को हमने यूज किया है। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट। हेलो। 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 जी जी जी, आवाज़ आ रही है, बोलें आप। आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने तो बेसिकली वैसे मास्टर्स किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में ना, इलेक्ट्रिकल पावर में। ओके तो उसके बाद मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना, बैचलर्स में, वो डेटा माइनिंग बेस्ड लोड फोरकास्टिंग था। फिर आपने उसके बैचलर बाद बैचलर किस में किया हुआ है? इलेक्ट्रिकल पावर में ओके जो मेरा था, उसके अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना, वो डेटा माइनिंग बेस्ड लोड फोरकास्टिंग था। ओके फिर उसके बाद मशीन लर्निंग के मैंने मतलब कि मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा उसके क्लासेस और कोर्स वक्त उठाए हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद गूगल भी एक ऑफ़र कर रहा था मशीन लर्निंग कोर्स बाय गूगल, तो वो भी मैंने लिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो यही है कि वो मास्टर में फिर मैंने उसकी जो थी क्या कहते हैं, सिंपल एआई पे काम किया है बेसिकली ज़्यादा। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं मस्ट एजेके से बिलोंग कर रहा हूं, और मस्ट से मैंने बैचलर किया है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर। 2023 मेरा लास्ट सेशन था। उसके बाद मैंने नेवटेक के थ्रू B17 इस्लामाबाद के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया है, और करंटली मैं इजी टेक के अंदर ML इंस्ट्रक्टर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। इसी के दौरान मैंने कोर्सेरा से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कोर्सेज भी किए हैं, और एक दो प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो मेरे एक एजे के गवर्नमेंट के साथ था, और एक NEI नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के साथ। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी यस सर। जी सर। अच्छा। तो आ रही है सर जी। बेसिकली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वो धमाका हुआ है ना, वो ChatGPT के आने के बाद ऑलमोस्ट 2022 के एंड पे हुआ है, ऐसा ही है। जी सर। हाँ सर। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जैसे ट्वेंटी सर ट्वेंटी LLMs आए। 2022 के से पहले जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को AI में ना तो इंटरेस्ट था, और ना ही कोई इस फील्ड में आना चाहता था। ऑलमोस्ट हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में जो भी बैचलर इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो भी नेटवर्किंग में जा रहे थे। तो जब से ChatGPT आया और ओपन AI ने एक वो इनोवेशन डिस्कवर की है एज अ ChatGPT या एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये जो पहला स्टेप था, इसके बाद से ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी AI के अंदर कोर्स ऑफर कर रही है, और इसमें ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की सीट्स फुल होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि AI है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्या AI के बने हुए मॉडल्स को यूज़ करना
सीखना चाहिए हमें, या एआई के नए मॉडल्स को बनाना चाहिए? तो इसके बारे में कौन बताएगा? सर क्वेश्चन को थोड़ा एलाबोरेट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें किस तरफ जाना चाहिए? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, हमें मॉडल्स, बने हुए मॉडल्स को यूज करना सीखना चाहिए या नए मॉडल्स बनाने चाहिए? सर मुझे लगता है कि न्यू मॉडल्स बनाने चाहिए उसके, इसलिए कि मतलब कि है ना, जैसे न्यू, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी एप्लीकेशन अब बढ़ रही है। जैसे कि मतलब कि फिजिक्स में अभी यूज हो रहा है, जैसे अभी न्यू मतलब फील्ड आई है, फिजिक्स एंड फ्रॉम मशीन लर्निंग या फिजिक्स एंड फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क्स आए हैं। तो उसके हवाले से यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स में हम स्टेटिस्टिकल लर्निंग यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज हो रही हैं, तो न्यू मॉडल्स अभी क्रिएट हो रहे हैं। अभी के जैसे फ्लूइड डायनामिक्स आपने सुना होगा, तो उसको मैयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी भी मतलब कि आपने वो देखा होगा नोबेल प्राइज, वहाँ पे भी मतलब कि केमिस्ट ने केमिस्ट्री के थे डीप माइंड में, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज है। तो मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं, अभी बन रहे हैं, तो न्यू बनने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मॉडल्स तो कंटिन्यूसली मार्केट में नए नए आ रहे हैं। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो अगर हम इसमें डीप डिग करें तो हमें पता चलता है कि हमें मशीन लर्निंग का जो रिग्रेशन मॉडल है, उसी को हम मैनिपुलेट करके, उसी को लेफ्ट राइट करके हम उसके ऊपर सारा काम कर रहे होते हैं। हमारा मेन जो एआई का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा सिर्फ इसी बात पे खड़ा है कि हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को डिस्कवर कर सकें, मेजर कर सकें। तो एआई के अंदर जब चैट जीपीटी और उसके बाद डिफरेंट इसी तरह की एप्लीकेशंस आई हैं, तो सबसे पहले तो जो लोकल डेवलपर्स थे डिफरेंट फील्ड्स के, उन्होंने एआई को यूज़ किया अपनी फील्ड को आसान करने के लिए, या अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, जिस जिस फील्ड के अंदर जो भी इंसान था उसने एआई को यूज़ किया अपने काम को आसान करने के लिए। लेकिन एज अ डेवलपर्स हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा काम एज अ डेवलपर है, ना कि एज अ यूज़र। तो हमने एआई को कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल सर। हाँ। जैसे अच्छा, तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तीन कंसेप्ट्स हमारे जो इस फील्ड के अंदर मोस्टली यूज होते हैं। आप लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मशीन लर्निंग इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं, राइट? यस सर। जी जी। तो क्या यस। स्क्रीन पे एक इमेज भी शो कर रहा हूँ मैं, तो आप डिफरेंस बता सकते हैं इन तीनों चीज़ों में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड चीज है, जिसमें एक मशीन लर्निंग एक सब पार्ट है, और मशीन लर्निंग फिर डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का पार्ट है। मशीन लर्निंग को यूज करके ही हम डीप लर्निंग के प्रोसेस को यूज करते हैं, लेकिन उसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन बैकवर्ड प्रोपगेशन बस यही होती है, बाकी मशीन लर्निंग ही डीप लर्निंग है, और न्यूरल नेटवर्क उसमें आ जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट है कि उसमें हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग भी आ जाती है, डेटा साइंस भी आ जाता है। वो एक, हम सिर्फ मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने। अच्छा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली एक कंसेप्ट है जो 1950s के बाद से चला आ रहा है। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि वो वाले काम जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज होती है, उनको विदाउट ह्यूमन परफॉर्म करना। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस जी सर। जी सर। अच्छा, तो आर्टिफिशियल यस इंटेलिजेंस सर। 1950s के बाद से कंसेप्ट चल रहा है, जिसको एक नावल के अंदर सबसे पहले यूज किया गया था। और इसका मकसद ये था कि हमें वो वाले टास्क जो कि ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल बेस्ड टास्क होते हैं, उनको ह्यूमन के अलावा किसी और मशीनरी से उसी तरह से परफॉर्म करवाना है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक मेथड है या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मशीन को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने हार्डवेयर को इस
काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूमन बेस्ड टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है। यस सर। और डीप लर्निंग जो सर है वो स्पेसिफिक जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है जिसने बैक पे बायोलॉजी स्टडी की हुई है तो उसे पता होगा न्यूरॉन के बारे में। तो यस सर। न्यूरॉन जो है वो इंसानी दिमाग का सबसे स्मॉल यूनिट है जिसको यूज़ किया जाता है दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग में। तो उससे इंस्पायर होके एक एआई के अंदर ही एक सब सेट या सब डिवीजन बनाई गई जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं, जो इंस्पायर्ड है न्यूरल नेटवर्क से। और इसके अंदर हम कुछ न्यूरॉन्स को यूज़ करते हैं और उनको एक दूसरे के साथ लिंक करवा के हम प्रोसेसिंग करवाते हैं और कुछ आउटपुट्स जनरेट करवाते हैं। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है क्या वो 100% आउटपुट दे सकता है? नहीं सर, नहीं दे सर अगर सकता। हम 100% देगा तो वो इस तरह होगा जैसे हम ओवर लोग फिटिंग हो एक जाएगी। फॉर्मूला लिखते हैं ओवर और फिटिंग उसका तो एक कोर्स। स्पेशल केस है ना जिसमें हमारे पास जो मॉडल होता है वो ट्रेनिंग में मिस्टेक्स कर रहा होता है, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स को गेन कर लेता है। ओवर फिटिंग के अलावा क्या हमारा मॉडल कभी भी 100% एक्यूरेसी दे सकता है? नो सर सर। मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शन करता है, अगर वो 100% दे तो फिर वो प्रिडिक्शन है ही नहीं, इसका मतलब उसको यस। एग्जैक्टली। तो यस। आइडियल केस ही हो जाएगा इस तरह का। बेसिकली मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल है वो कभी भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आउटपुट जनरेट नहीं करवा सकता। हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं समटाइम हमारे पास एक्यूरेसी 1 आ भी सकती है, लेकिन वो ये होगा कि वो हमारे गिवन डाटा पे होगी। तो ये है कि मशीन लर्निंग मॉडल हमेशा प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी इवेंट की, कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि इवेंट का जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, या जो भी उसके आउटपुट्स हैं जो भी स्टेट्स हैं उनमें से उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा उसमें कुछ रेजिड्यूल होगा, कुछ एरर होगी। अच्छा, ये बताएं कि डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है एआई के अंदर? सर ये जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हैं ये डेटा पे ही तो काम करते हैं ना। ये डेटा को देख के प्रिडिक्शंस करते हैं। ये इनपुट है इसका, मशीन लर्निंग वालों का। ठीक है, मशीन लर्निंग में हमारे पास डेटा एज अ इनपुट ट्रीट होता है और जो आउटपुट होती है वो क्या होती है? सर आउटपुट एक प्रिडिक्शन probability। आउटपुट हो सकती है। वो डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा किस किस तरह का है, तो उस हिसाब से वो प्रिडिक्शन आउटपुट होती है। बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कोडिंग था वो क्या था? सर वो इफ एल्स लूप लगा लेना इस तरह का, ये जो है ये हम ट्रेडिशनल कोडिंग है। ट्रेडिशनल कोडिंग में ये कर रहे होते थे कि हम एक स्ट्रक्चर या एक मॉड्यूल या एक ब्लूप्रिंट बना देते थे जिसे हम फंक्शन बोलते थे, और उसके अंदर हम जब भी डाटा देते थे तो वो फंक्शन हमें आउटपुट जनरेट कर देता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम ये करते हैं कि हम डेटा भी अपने मॉडल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इन मेनी केसेस हम उसकी आउटपुट्स भी या रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हम मशीन को ये बोल रहे होते हैं कि आप इस डेटा और आउटपुट को यूज़ करके हमें एक मॉडल बना के दो, या एक ब्लूप्रिंट या एक फंक्शन बना के दो जिसके थ्रू हम नेक्स्ट जब भी हमारे पास अननोन डाटा आए तो हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकें। ऐसा ही है। यस सर ऐसे ही कह है। सकते हैं सर, कह सकते हैं जैसे ओल्ड मेथड होता वो कंडीशनिंग पे होगा, अभी लर्निंग पे हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेटा कितना ज़्यादा चाहिए होता है हमें एक मशीन लर्निंग मॉडल को अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए? सर डेटा तो जितना भी ले वो कम है। मतलब
जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा और एक मॉडल ट्रेन ट्रेनिंग होगा। डाटा है, एक टेस्टिंग डाटा होता बिल्कुल, डाटा की इस बेस पे भी टाइप्स हैं कि उसको हम ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग डेटा वो होता है जिसको हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं। वैलिडेशन वो होता है जिसके थ्रू हम वैलिडिटी चेक करते हैं। और टेस्टिंग वो होता है जिसको हम यूज़ करके अपने मॉडल की एक्यूरेसी या फिर डिफरेंट मैट्रिसेस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डेटा के अंदर फ्यूचर्स और टारगेट वेरिएबल्स हमने कंसेप्ट देखा हुआ है। फ्यूचर्स का आइडिया है आपको, क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं? फीचर्स वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं जिनके थ्रू हमने ये डिसाइड करना होता है कि टारगेट वेरिएबल जो है उसकी क्या वैल्यू है। तो इन्हीं हाँ, इन्हीं फीचर्स पे हम ट्रेन करते हैं और फिर टारगेट वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट होती है। बिल्कुल। फ्यूचर्स वो होते हैं जो एज अ इनपुट रेट किए जाते हैं हमारे मॉडल के अंदर। डाटा के अंदर जो हमारी इनपुट्स होती हैं उन्हें हम एज अ फ्यूचर ट्रीट करते हैं, और जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है या प्रिडिक्शन होती है उसको हम आउटपुट या टारगेट वेरिएबल के नाम से कॉल करते हैं। तो बेसिकली हम डाटा को मुख्तलिफ टाइप्स में कंसिडर करते हैं। लाइक उसमें हमारे पास इंटीजर टाइप ऑफ डाटा भी हो सकता है, जैसे कि एज है। या हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप हो सकती है जैसे कि नेम है। या हमारे पास डेट एंड टाइम की फॉर्मेट में डाटा हो सकता है। तो डाटा को मैनिपुलेशन करना, उसको प्री प्रोसेस करना और अपने मॉडल के लिए रेडी करना भी एक अलग से टास्क होता है। ऑलमोस्ट जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो इंटीजर डाटा टाइप को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर नहीं है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में? इनकोडिंग टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं और सर वो मुख्तलिफ। है एक वन होड इनकोडिंग, एक टेक्निक है उसमें। जिस तरह अगर हम मंडे टू अपना संडे कर रहे हैं, तो अगर आज का दिन हम आज के दिन को वन वैल्यू दे देंगे और बाकी सबको जीरो दे देंगे, ये वन होड इनकोडिंग है। ये टेक्निक यूज होती है इसके लिए। बिल्कुल, वन हॉट इनकोडिंग है। और भी बेशुमार इनकोडिंग टेक्निक्स हैं जो ये करती हैं कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं, उनके अगेंस्ट एक नंबर असाइन कर देगा, और हम उसको एज अ डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट कौन सा नंबर है। या हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू टू की असाइनमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हर एक वैल्यू को एक की असाइन कर दी जाती है, और जिसे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, सपोज हमारे डाटा में नल वैल्यूज हैं या कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर इसके लिए जो आप अगर कॉलम में कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉप फंक्शन है इसके लिए। पांडास का ड्रॉप है, और रोज में ओके, ड्रॉप अगर फंक्शन के थ्रू हम ड्रॉप एन ए, pandas के अंदर एक फंक्शन यूज होता है ड्रॉप एन ए, जिसके थ्रू हम ड्रॉप कर सकते हैं नल वैल्यूज को। क्या ड्रॉप करना हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास, या कोई और भी ऑप्शन है? सर जी ड्रॉप बेस्ट नहीं होता। हमें चाहिए कि हम फिल फिल का इस्तेमाल करें, यस। क्योंकि डेटा ड्रॉप करने से मिस हो जाता है ना। अच्छा डेटा खासा ड्रॉप डेटा करने से मिस। सपोज हमारे पास 50 फीचर्स का एक रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें से एक फीचर मिसिंग है, तो हम उस एक फीचर की वजह से अपने बाकी 49 फीचर्स को वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस वजह से हम फिल एन ए यूज करते हैं। तो डेटा को फिल करने की कोई टेक्निक्स हैं आपके पास? कैसे फिल किया जाता है अगर हमारे पास नल वैल्यूज हैं तो? वो भी इसी तरह पांडास में फिल ना और फिल की है। अच्छा, मोस्टली हम मीडियन मीडियन वैल्यू को अपने डाटा के अंदर, सपोज अगर हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स हैं तो हम उसकी मीडियन निकाल लेते हैं और उसको फिल कर देते हैं बाय यूजिंग मीडियन। सर मीन बेटर नहीं रहेगा? मीन सम केसेस के अंदर बेटर रहता है, लेकिन अगर सपोज हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो वेरी करते हैं 1 to 100, बट वन ऑफ देम रिकॉर्ड इज 1000, तो इस केस के अंदर जबकि हमारे पास एक वैल्यू 1000 है, वो पूरे मीन को डिस्टर्ब कर देगी। आइए बात आउटलेट्स समझ। जब होंगे तो
अगर हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट डाटा है जिसका जो मिड पॉइंट है वो एवरेज में ही आ रहा है तो हम मीन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास सेकंड ऑप्शन मीडियन का ही होता है। हम्म, सपोज हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है तो उसके अंदर हम कैसे फिल करेंगे नल वैल्यूज को? सर मॉडल के थ्रू आई थिंक सो, प्रिडिक्ट करके। नहीं नहीं, हम अभी प्रिडिक्शन की तरफ नहीं जा रहे, हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने डाटा की। तो कैटेगरिकल के अंदर हम चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है, कौन सी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हुई है, और हम मोस्टली उसी वैल्यू को जो हमारी नल वैल्यूज हैं उनमें भी असाइन कर देते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास हैंडलिंग विद मिसिंग वैल्यूज। तो इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है? सर ये प्रोसेस है, इसमें डेटा के चार्ट्स बनाते हैं। इसके लिए जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं वो मैटप्लॉटलिब, पाइपप्लॉट, इसका पाइपप्लॉट यूज़ होता है और सी बॉन्ड यूज़ होता है। इसकी मदद से हम डेटा के चार्ट्स बना के देखते हैं। जिस तरह ये आपने लगाया हुआ है, ये डेटा का एक चार्ट चार्ट आ रहा है डेटा का, आपने जी जो बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेट पे इसका लगाया पर्पस हुआ क्या होता है डाटा को विजुअलाइज करने का? है। इससे हम डेटा को बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, और सबसे मेन पर्पस ये होता है कि मोस्टली हमारे जो जिसने क्लाइंट है, जो प्रोजेक्ट देने वाला है, या हमारा जो कंपनी ओनर है, बॉस है, उस तक हम अपने डाटा को इजीली पहुंचा सकें या उसको समझा सकें। क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होता है या डेवलपर है या हमारा कंपनी ओनर होता है वो कभी भी डेवलपर नहीं होता, और उससे अगर हम पांडास की CSV फाइल प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको देख के हमेशा कंफ्यूजन का शिकार होगा। तो हम मोस्टली जो विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं वो एक ले मैन को अपने डाटा समझाने के लिए कर रहे होते हैं। ऐसे कुछ लोग पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वो आई थिंक मीटिंग छोड़ के तो चले गए हैं। हेलो। नहीं सर, सारे यहाँ पे ही है बस। यस सर। यस सर। अच्छा जी, हमारा आज का सेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, क्योंकि जूम की पेड तो नहीं है तो ये 30 मिनट्स के ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे हमें। तो नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वीक में रखेंगे जिसमें हम मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। ओके सर। पर आप गूगल मीट पे मिल लें तो ज़्यादा बेटर होगा नेक्स्ट टाइम। वो घंटा मेरे ख्याल से एक टाइम पे अलाउ करता है, फिर दोबारा उसके बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ, गूगल मीट पे ही इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह। और कोई सजेशन किसी स्टूडेंट का? एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था एक। जी जी, पूछें। सर ये इमेज डेटा जो होती है उसको जैसे मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं तो वहाँ पे सी बोन यूज होती है, जैसे उसको विजुअलाइज करना है कोई, जैसे पिक्चर शो करनी है। उसका सी बॉर्न के अंदर एक फंक्शन होता है IM शो, उसके थ्रू हम इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। और फिर मजीद अगर हमने उस पे एनालिसिस या प्रोसेसिंग करनी है तो हम उसको ND array के अंदर कन्वर्ट करके जो कि 3 डायमेंशनल होगी, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू अलग से वैल्यूज आएंगी, उन पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कि उसका कोई ग्राफ कोई नहीं होता, मतलब ऐसा कोई इमेज का? रिपीट करो अपना क्वेश्चन। तो जैसे मतलब कि रॉ डेटा होती है हमारे, वो कॉलम वाइज डेटा होती है, उस पे हम ये यूज करते हैं, मतलब कभी बार प्लॉट यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। तो इमेज डेटा के लिए कोई ऐसा कोई है टूल जैसे हम उसको अंडरस्टैंड करें या कोई इंफॉर्मेशन हम गेन करें उसमें से?
हाँ बिल्कुल, इमेज डाटा के लिए जो है सीबॉर्न के अलावा कुछ लाइब्रेरीज आ रही हैं जिनके थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आप सीबॉर्न में ही करना चाहें तो सीबॉर्न के अंदर IM शो फंक्शन यूज होता है जो विजुअलाइज करता है इमेज को। ठीक है। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। टाइम अप होने लगा है।